हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन ने सबसे पहले बताया 1808 ईस्वी में कि पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है उन सूक्ष्मतम कणों को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की अगर इंग्लिश देखी जाए तो परमाणु शब्द एटम से मिलकर के बना है और जिसका मतलब होता है कि और अधिक विभाजित न किया जा सके। तो ऐसा कण जो और अधिक विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपने परमाणु के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिन्हें हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उसके विचार इस प्रकार थे। पहला, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगर किसी पदार्थ के हम टुकड़े करते जाएं, टुकड़े करते जाएं, टुकड़े करते जाएं, टुकड़े करते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उस पदार्थ के और अधिक टुकड़े संभव नहीं होंगे। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसने दूसरा पॉइंट दिया, परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है और यह रासायनिक क्रियाओं के दौरान ज्यों का त्यों बना रहता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, अर्थात वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तीसरा नंबर, एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के सभी परमाणु आकार गुणों में समान होंगे, लोहे के सभी परमाणु आकार में गुणों में इनमें समान होंगे, सोडियम के सभी परमाणु आकार गुणों रंग आदि सभी गुण इसके क्या होंगे? समान होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। एक तत्व हमने लोहे का लिया, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण अलग होंगे। अगर हम चांदी का देखें तो चांदी के जो परमाणु होते हैं वो सफेद होते हैं, अक्रिय होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। कॉपर को देखें, कॉपर के परमाणु लाल होते हैं और यह चांदी की अपेक्षा थोड़ा अधिक क्रियाशील होता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, ये डाल्टन ने बताया। पांचवा पॉइंट, एक ही यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। अगर कोई यौगिक लें हम, उस यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। अगला बताया, परमाणु न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। समान या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। समान परमाणु हो या भिन्न परमाणु हो, मैंने कल भी बताया था कि अगर हम समान परमाणु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो परमाणु बने, हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया। क्लोरीन क्लोरीन के दो परमाणु बने, क्लोरीन का एक अणु बना लिया। ऐसे ही असमान सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर के NaCl बना लिया। तो समान परमाणु हो या भिन्न तत्वों के परमाणु हो, सभी संयुक्त होकर के क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। एक और पॉइंट, तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर जब अणु बनाते हैं तब इनमें एक सरल अनुपात होता है। देखिए, हमने सोडियम और क्लोरीन लिया, दोनों में 1:1। सोडियम लिया और सल्फेट लिया, Na2 और SO4 बना। बताइए 2:1:4। सोडियम सल्फर ऑक्सीजन में अनुपात कितना हो गया? 2:1:4। तो ये क्या होते हैं? एक सरल अनुपात में होते हैं। लेकिन जब परमाणु पर लगातार खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने खोज की और जो आधुनिक परमाणुवाद दिया, आधुनिक परमाणु मॉडल दिया, उसमें निम्नलिखित संशोधन किए। वैज्ञानिकों ने देखा कि जो परमाणु है, ये जो डाल्टन का पहला पॉइंट है, ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिला है जिसे परमाणु कहते हैं, ये कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया है कि परमाणु अविभाज्य है,
जो आधुनिक परमाणु मॉडल था, आधुनिक परमाणु मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल में बताया गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान हो सकते हैं, डाल्टन ने बताया। लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल में बताया गया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार व आकार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3। बताइए, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं, लेकिन इनमें अगर आकार देखा जाए तो इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और भी बड़ा है। अगर हम इसके भार को देखें तो इसका परमाणु भार 1, इसका परमाणु भार 2, इसका परमाणु भार 3। ऐसे ही अगर हम कार्बन देखें, कार्बन 6 बार है, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। तो कार्बन के ही परमाणु हैं, लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको समस्थानिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो डाल्टन का ये पॉइंट भी गड़बड़ हो गया। तीसरा पॉइंट डाल्टन ने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु आकार, भार, आकार और अन्य गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की और बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी समान हो सकते हैं, उनके परमाणु भार समान हो सकते हैं। जैसे पोटेशियम लिया, उसका पर 40, हम आर्गन ले रहे हैं, आर्गन का 18 40, हम कैल्शियम ले रहे हैं 18 40। बताइए, तीनों अलग अलग तत्व परमाणु हैं, लेकिन तीनों के भार समान है या नहीं है? जब तीनों के भार समान हैं तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तो पर डाल्टन के इस नियम में भी गड़बड़ी आई। डाल्टन ने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन यहां पर भार और आकार तीनों का अलग है। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है या नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है तो बताइए, इनके ये 18 नहीं है, सॉरी 20, और परमाणु भार सबके समान है, तो डाल्टन का ये नियम भी फेल हुआ। जो इसने ये पॉइंट बताया ये भी आधुनिक परमाणु मॉडल के हिसाब से सही नहीं बैठा। अब पांचवा पॉइंट बताया, एक ही यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं? जी नहीं, यौगिक असमान परमाणुओं से मिलकर भी बन सकता है। अब देखिए, यौगिक क्या है? NaCl एक यौगिक है, क्या असमान परमाणुओं से मिलकर नहीं बना है? CaCO3 एक यौगिक है, क्या असमान परमाणुओं से मिलकर के नहीं बना है? तो असमान परमाणुओं से मिलकर के बना है, लेकिन ये एक ही यौगिक के सभी परमाणु समान नहीं होते, एक ही यौगिक के सभी अणु समान होते हैं। नए आधुनिक मॉडल में क्या बताया गया कि एक ही यौगिक के सभी परमाणु नहीं, अणु समान होते हैं। जैसे यौगिक है NaCl, इसके सभी अणु NaCl के सभी अणु समान होंगे, एक जैसे होंगे, NaCl के बने हुए होंगे। CaCO3 एक अणु है, और CaCO3 का जो पदार्थ, CaCO3 जो पदार्थ बना है वो CaCO3 के अणुओं से मिलकर के बना है। तो डाल्टन के इस नियम को भी आधुनिक परमाणु मॉडल ने गलत सिद्ध किया। अगला पॉइंट डाल्टन ने दिया था कि परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल ने बताया कि जो परमाणु हैं वो छोटे छोटे परमाणु मिलकर के बड़े परमाणुओं में कन्वर्ट हो सकते हैं। 1H1 + 1H3
अगर इनको हम क्रिया कराएं तो 2He4 बन जाता है प्लस ऊर्जा निकलती है। तो बताइए क्या इन परमाणुओं को, हाइड्रोजन के इन परमाणुओं को हमने हीलियम के परमाणु में कन्वर्ट किया या नहीं किया? तो रासायनिक विखंडन और रासायनिक संलयन की जो क्रिया होती हैं उसमें बड़ा परमाणु छोटे परमाणुओं में और छोटा परमाणु बड़े परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। आगे का पॉइंट है समान या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयुक्त होकर के अणु बनाते हैं। तो ये समान परमाणु हो या भिन्न तत्वों के परमाणु हो, ये संयुक्त होकर के अणु बनाते हैं, ये पॉइंट सही है। इसके बाद है तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर जब अणु बनाते हैं तब इनमें एक सरल अनुपात होता है। ये सरल अनुपात होता है, यह कंपलसरी नहीं है, तत्वों के भिन्न अनुपात भी हो सकते हैं। अब बताइए C12 H22 O11, क्या 12:22:11 सरल अनुपात है? ये क्या सरल अनुपात है? कार्बनिक यौगिकों के जो अनुपात होते हैं वो सरल नहीं होते हैं। इसलिए आधुनिक परमाणु मॉडल के हिसाब से क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। समान गुण जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो भार में और गुणों में भिन्न हो सकते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्व परमाणुओं के जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भार में और आकार में व अन्य गुणों में समान भी हो सकते हैं। इनका भार सबका समान है, इन्हें समभारिक कहते हैं। एक ही यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही यौगिक के सभी परमाणु नहीं, एक ही यौगिक के सभी अणु समान होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु नहीं, कौन समान होते हैं? अणु समान होते हैं। आगे परमाणु न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। जी नहीं, परमाणु को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कन्वर्ट किया जा सकता है रासायनिक संलयन और रासायनिक विखंडन अभिक्रियाओं के द्वारा। एक और आधुनिक परमाणु मॉडल में बात बताई कि तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार पर नहीं परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। अब बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसको? प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको मालूम है कि परमाणु कैसा है? विद्युत उदासीन है। और विद्युत उदासीन है तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी? क्यों? जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, क्योंकि परमाणु क्या है? एक विद्युत उदासीन कण है। तो हम Z बराबर क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, जैसे हम कहें सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो परमाणु क्रमांक 11 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 20। कहने का मतलब है जो 118 तत्वों को जो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, उस परमाणु क्रमांक का अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है। अगर किसी तत्व परमाणु का परमाणु क्रमांक 36 है, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 36 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 36। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 36। तो परमाणु क्रमांक हमें बताता है कि उस तत्व परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब बात करेंगे परमाणु भार की। परमाणु भार किसे कहते हैं?
किसी तत्व परमाणु उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम परमाणु भार कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं, और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ए बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर लिख सकते हैं, चलो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। अगर हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को किसी तत्व परमाणु के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को प्रदर्शित करना हो, तो हम अगर तत्व परमाणु को x मान लें, तो यहां पर परमाणु क्रमांक प्रदर्शित किया जाता है और यहां परमाणु भार प्रदर्शित किया जाता है। कहीं कहीं हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, ये x मान लिया तो यहां परमाणु क्रमांक प्रदर्शित कर दिया, यहां परमाणु भार प्रदर्शित कर लिया। जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। ये क्या है? परमाणु भार है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। कैल्शियम की बात करें, क्या होता है? परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। तो कहने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं और परमाणु भार को ऊपर लिखते हैं। अब उसे या तो इस क्रम में लिख लीजिए या इस क्रम में लिख लीजिए। कहने का मतलब है परमाणु भार ऊपर लिखा जाएगा, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाएगा। अब कुछ सवालों को देखते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल सकें। किसी तत्व परमाणु का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 39 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं दो प्रकार से इसे बताऊंगा। अगर हम तत्व परमाणु को x मान लें, तो मैंने बताया परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इनकी संख्या कितनी है? 19। और अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो इसमें से इसे घटा दो, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दीजिए, तो ये आ जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई इसमें? 19। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 39 में से 19 गए तो कितने हुए? 20। और अगर इसे सवाल के द्वारा किया जाए तो हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो 19 बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई? 19। और परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या कितनी निकाली हमने? 19 निकाली है। और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? इधर लाएं से, तो 39 माइनस के 19 बराबर कितना आ जाएगा? 20। ऐसे सीधे कर लीजिए। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या होती है। और ये क्या होता है? परमाणु भार होता है। इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो डायरेक्ट न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। सूत्र के हिसाब से करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो ये 19 आ गई। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और परमाणु भार कितना है? 39 दिया हुआ है, देखो 39 है। प्रोटॉन अभी 19 निकाले हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 आ गया। ये सवाल है, किसी तत्व परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 व न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। परमाणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। अब बताइए Z बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 13। तो Z बराबर कितना आ जाएगा? 13। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 13। परमाणु भार बराबर क्या होता है? A बराबर क्या होता है? P प्लस N। A बराबर क्या? P कितना आया हमारा? 13 आया। देखिए N कितना दे रखा है? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 27।
तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई हो तो परमाणु क्रमांक या परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं, अथवा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिए हुए हों तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो का समापन यहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।